जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर में। आज हम लोग जो है वो पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं। पॉलिटी के आज टॉप 25 प्रश्न जो हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है वो कई सारी क्लासेस कर चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप सभी लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। रात के 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास चल रही है और हिंदी की क्लास की प्रैक्टिस हो रही है। आज रात के 10 बजे जो है वो आपके पर्यायवाची की प्रैक्टिस होगी। तो आप सभी लोग रात के 10 बजे हिंदी की क्लास में भी जुड़ना ना भूलिएगा। सबसे पहले तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न अपना देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ए ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1813 और डी ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833। तो बताइएगा, देखो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले कहाँ की गई थी? कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो पहला प्रश्न का आंसर तो आपको क्या मिल गया? कोलकाता में की गई थी। अच्छा, किस एक्ट के तहत की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो पहले प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसके द्वारा क्या किया गया? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, जो कलकत्ता में ये सर्वोच्च न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। ठीक है, ये पहले क्या बने थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ए ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, बी ऑप्शन है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919। तो आप सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो भारतीयों को बजट पर बहस करने की तो अनुमति दे दी गई, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। किसका? मतदान का अधिकार अब भी प्राप्त नहीं था। ठीक है, मतदान का अधिकार नहीं था। मतलब हमारे लिए बजट कौन बनाते थे? अंग्रेज बनाते थे। और खर्च किस पे करना था? हमारे ऊपर, लेकिन हमसे कोई मतलब ही नहीं था। तो पहली बार किस अधिनियम के द्वारा जो था वो बजट पर बहस करने की हमको शक्ति प्राप्त हुई? और या हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी गई। ठीक है, जो भी कार्यपालिका होती थी उससे भी शक्ति, मतलब उससे प्रश्न पूछने की भी शक्ति हमको किससे मिली? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी ऑप्शन है भारत प्रशासन अधिनियम 1919। तो बताइएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? तो जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था, इसको हम लोग क्या कहते थे? मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहते थे? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते थे। इसी के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की व्यवस्था की गई। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, किसकी? पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि केंद्र में
द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ए ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919। तो बताइएगा कि केंद्र में जो है वो द्वैध शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सबसे पहले प्रांत में द्वैध शासन कब आया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। कब? प्रांत में द्वैध शासन, ठीक है। और जो केंद्र में द्वैध शासन कब आया? तो 1935 अधिनियम के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन कब आया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। तो चौथे प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विधान पालिका सर्वप्रथम द्विसदनीय बनाई गई, ठीक है। ए ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919। तो बताइएगा पांचवें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सभी लोग अपना आंसर बताइएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको हम लोग क्या कहते थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसके द्वारा क्या हुआ गया? द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई, ठीक है। तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आज के समय में लोकसभा राज्यसभा होती है, उसी समय में ऊपरी सदन जिसको राज्य परिषद कहा जाता था और निचला सदन जिसको केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, ठीक है। और जो केंद्रीय विधानसभा होती थी वो 3 वर्ष के लिए होती थी और जो ऊपरी सदन होता था जिसको राज्य परिषद कहते थे वो 5 वर्ष के लिए होता था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा छठा कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी ऑप्शन है मुस्लिम लीग ने 1942 में या डी ऑप्शन है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो बताइएगा सबसे पहले संविधान की रचना का या संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने किया था वर्ष 1934 में। और कहाँ पर? रांची में। कहाँ पर? रांची में, ठीक है। तो स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो छठे प्रश्न का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर व्यक्ति पूछे कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया, तो व्यक्ति हो जाएंगे M.N. राय, ठीक है। कौन हो जाएंगे? M.N. राय जो थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। पार्टी पूछे तो स्वराज पार्टी, व्यक्ति पूछे तो M.N. राय, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सातवां प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन द्वारा और डी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन द्वारा। तो बताइएगा कि सबसे पहले संविधान सभा का जो प्रस्ताव था, ठीक है, वो किसके द्वारा इनमें से प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्रिप्स कमीशन के द्वारा। कब? 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसको क्या हुआ था? खारिज कर दिया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो संविधान सभा का गठन जो था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। लेकिन प्रस्ताव सबसे पहले कौन लेकर आया था? क्रिप्स मिशन लेकर आया था, लेकिन जिसको क्या हुआ था? नकार दिया था, ठीक है। लेकिन बाद में जब कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन की बात मानकर हमने अपनी भारतीय संविधान सभा का गठन किया, ठीक है। तो इस सातवें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नवा प्रश्न है आप लोगों के लिए, 8वां लिखना भूल गए हैं कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? ए ऑप्शन है सीधे जनता द्वारा, बी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी ऑप्शन है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा और डी ऑप्शन है प्रांतीय सभा द्वारा।
तो बताइएगा संविधान सभा में जो सदस्य थे उनका चुनाव कैसे हुआ था। तो संविधान सभा में जो चुनाव था वो प्रांतीय सभा के द्वारा हुआ था। कैसे? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो प्रांतीय सभा थी उसके द्वारा संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था, सभी को मत देने का अधिकार नहीं था। किसको प्राप्त था? जिनके पास जो कर देते थे, जिनके पास संपत्ति थी, या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर क्या दिया गया था, वोट किया गया था। ठीक है। तो 9वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है एस राधा कृष्णन। तो जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य चुने गए। कैसे? अस्थायी सदस्य चुने गए। लेकिन स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। तो 10वें प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा में उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 11वां कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है एच.सी. मुखर्जी, बी ऑप्शन है के.एम. मुंशी, सी ऑप्शन है बी.टी. कृष्णमाचारी और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो बताइएगा संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ इसके आंसर सहित आपके पीडीएफ दी जा रही है। ठीक है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। के.एम. मुंशी कौन थे? तो जो प्रारूप समिति थी, कौन सी? प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी। ठीक है। और जो बी.टी. कृष्णमाचारी थे, ये राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कहाँ के? राजस्थान के। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संघ समिति के अध्यक्ष थे। बारहवां प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी। तो बताइएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले तो आप लोग यही बता दीजिएगा जो राजेंद्र प्रसाद जी थे ये किस समिति के अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछ ले कि किसके अध्यक्ष थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो नियम समिति, संचालन समिति और तदर्थ झंडा समिति। ठीक है, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये किसके अध्यक्ष थे? तो ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और जो आपके जे.बी. कृपलानी थे ये मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। जो मूल अधिकार की उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है। तो 12वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके लिए कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो बताइएगा हमने लोगों ने जर्मनी से क्या लिया है, जल्दी से बताइएगा जर्मनी से हमने क्या लिया है। तो जर्मनी से हमने आपात उपबंध लिए हैं। क्या लिए हैं? आपात उपबंध लिए हैं। कनाडा से हमने क्या लिए हैं?
राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। बाकी हमने जापान से क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और जो हमने उद्देशिका का विचार है वो कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से, अमेरिका के। हमको न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ये हमने सारे कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। अगर यही आपसे पूछ ले कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली है हमने, तो उद्देशिका की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। तो 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 14वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है। ए ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है आयरलैंड और डी ऑप्शन है आपका सोवियत संघ। तो बताइएगा, देखो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा, और यहाँ से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। तो 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। और सोवियत संघ से हमने क्या लिए हैं, तो हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य लिए हैं। क्या लिया है, मूल कर्तव्य लिया है, ठीक है। 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 1, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 3, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 5 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 14। तो बताइएगा कि नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम, संघ का नाम व राज्य क्षेत्र, संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का गठन है। और अनुच्छेद 5 में क्या है, नागरिकता है, क्या है आपकी, नागरिकता है। और अनुच्छेद 14 जो है इसमें क्या है, ये मूल अधिकार है हमारे, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता आपकी कहाँ पर है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। तो 15वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 16वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 310, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 311, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 323 ए और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 312। बताइएगा कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, जल्दी से बताइएगा। तो अनुच्छेद 323 ए में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, किसकी, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, ठीक है। और जो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 312 से लिया गया है, तो ठीक है। तो 16वें प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 39 ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 48, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो बताइएगा 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर होगा। तो अनुच्छेद 39 में क्या है, बिल्कुल सही है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता है। और जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, ये किस में है, अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 48 में क्या है, तो अनुच्छेद 48 में आपका कृषि एवं पशुपालन है। क्या है, कृषि एवं पशुपालन है। ठीक है, आप सभी लोग ये नोट करते रहिएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि डी ऑप्शन आपका कैसा है, गलत है। ठीक है, तो इसका 17वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 155 संबंधित है, बताइएगा। ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, सी ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, और डी ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। तो बताइएगा अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है। तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है, अनुच्छेद 54 में है। किस में है, अनुच्छेद 54 में है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। और राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 164 में है। ठीक है, किस में है, अनुच्छेद 164 में है। तो अनुच्छेद 155 किससे संबंधित हो जाएगा, आपका राज्य और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित हो जाएगा। तो 18वें प्रश्न का आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 18वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। 19वां प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 324, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 330, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 280 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 148। तो बताइएगा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है। तो देखिएगा कि अनुच्छेद 324 जो है वो किससे संबंधित है, तो आपका निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव से। ठीक है, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है, 330 तो लोकसभा, किसमें, लोकसभा, ठीक है, के लिए अनुसूचित जाति, ठीक है, व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण। ठीक है, लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण किससे है, अनुच्छेद 330 से है। अनुच्छेद 280 क्या है, तो ये क्या है, वित्त आयोग है आपका। क्या है, वित्त आयोग है। और अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। ठीक है, तो आपका 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 20वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 11। तो देखिए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 हैं। ठीक है, तो कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी। कि ठीक है, अगर जब मूल संविधान हमारा बना था तब 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं आपकी, 12 अनुसूचियां हैं। तो 20वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। ए ऑप्शन है चतुर्थ, बी ऑप्शन है षष्ठम, सी ऑप्शन है आपकी अष्टम और डी ऑप्शन है नवम। तो जनजातीय क्षेत्र से कौन सी संबंधित है, बताइएगा। देखो चतुर्थ किससे संबंधित है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, षष्ठम किससे संबंधित है, जनजातीय क्षेत्र से। किससे संबंधित है, जनजातीय क्षेत्र से। अष्टम किससे संबंधित है, हमारी 8वीं अनुसूची, भाषा से। और नवम जो 9वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। किससे संबंधित है, आपकी भूमि सुधार से संबंधित है। तो अब आप लोग देख के बताइएगा कि जनजाति से कौन सी संबंधित है। तो 21वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा, छठी अनुसूची जो है वो जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, 22वां प्रश्न है आपका कि जनसंख्या नियंत्रण
और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? ए ऑप्शन है संघ सूची, बी ऑप्शन है राज्य सूची, सी ऑप्शन है समवर्ती सूची और डी ऑप्शन है अवशिष्ट विषय, मतलब जो केंद्र के अधीन होते हैं। तो देखिएगा, जो संघ सूची है इससे कौन सा संबंधित है? तो जनगणना। राज्य सूची से पुलिस, समवर्ती सूची से जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और अवशिष्ट विषय क्या हो जाएंगे जो कि केंद्र के अधीन होते हैं? अंतरिक्ष अनुसंधान। क्या हो जाएंगे? अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, तो आपका 22वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। 23वां प्रश्न है कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ठीक है, ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है त्रिपुरा और डी ऑप्शन है मणिपुर। तो बताइएगा, जो छठी अनुसूची है वो किस राज्य में लागू नहीं होती है? जल्दी से बताइएगा। तो जो छठी अनुसूची है वो किन किन राज्यों में लागू है? असम में लागू है, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। ठीक है, इन 4 राज्यों में लागू है, लेकिन मणिपुर इसमें नहीं आता है। तो ठीक है, तो किस में लागू नहीं है? मणिपुर में। तो 23वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 24वां प्रश्न है आपके लिए कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बताइएगा किससे संबंधित है ये? नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र व राज्य संबंध से या भ्रष्टाचार निवारण से? तो बताइएगा किससे संबंधित है अनुसूची आपकी? तो पंचायती राज से कौन सी अनुसूची संबंधित है? 11वीं अनुसूची संबंधित है। ठीक है, और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से। आपसे पूछ ले 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से। ठीक है, दल बदल कानून से। ठीक है, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो केंद्र व राज्य संबंध से। ठीक है, किससे हो जाएगी? केंद्र व राज्य संबंध से। ठीक है, तो 24वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ये, कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 29 और डी ऑप्शन है आपका 32। तो बताइएगा, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? जल्दी से बताइएगा कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, पहली बात तो संबंधित किससे है? तो पंचायती राज से संबंधित है। तो इसमें कौन से कितने विषय हैं इसमें? तो कितने विषय हो जाएंगे आपके? 29 विषय हो जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास आदि संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आज के आपके 25 प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है तो सुझाव के लिए या तो हमको आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपके सारे सुझाव हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रात के 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास है, उसमें जुड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद।